बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। तेहरान में इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा अदा की गई है और बहुत बड़े पैमाने पर हज़ारों अफराद ने उसमें शिरकत की। ख़वातीन भी उसके अंदर शामिल थीं। दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में मुख्तलिफ़ जगह पर मुसलमान उनकी नमाज जनाजा अदा कर रहे हैं। और इसके बाद कुछ ख़बरों के मुताबिक ईरान ने बदला लेने का फ़ैसला किया है और ये दावा भी अमरीकी अखबारात की जानिब से किया गया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने आयतुल्लाह ख़ामेनी ने कहीं डायरेक्ट हमले के अहकामात भी जारी किए हैं। अब देखते हैं कि इसराइल से ईरान इसका बदला कैसे लेता है। लेकिन नमाज जनाजा जो पढ़ाई गई वो सुप्रीम लीडर ईरान में जो है आयतुल्लाह ख़ामेनी, उन्होंने ये पढ़ाई है और उसके बाद उनकी जो मैयत है उसको रवाना किया गया है। जबकि पाकिस्तान में भी इसके ऊपर मजम्मत की जा रही है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कौमी असम्बली में करारदाद भी जमा करवाई गई है और सब ने इसके बारे में बात की है। पूरी दुनिया के अंदर जो मुसलमान हैं उन्हें तकलीफ़ पहुंची है इस वाक़े से। लेकिन इसके साथ एक वाक़या और भी हो गया है और वो वाक़या जो है उसको भी एक बड़ा वाक़या करार दिया जा रहा है। इसराइल ने एक बहुत बड़ा दावा किया है और इसराइल ने कहा कि हमास के फ़ौजी सरबराह मोहम्मद ज़ैफ़ भी फ़ज़ाई हमले में शहीद हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हमास के अस्करी विंग अल-कासिम ब्रिगेड के सरबराह और 7 अक्टूबर को इसराइली सरजमीन पर हमले के मास्टरमाइंड मोहम्मद ज़ैफ़ को फ़िज़ाई हमले में निशाना बनाया गया था। इससे पहले जो है वो एक और भी टारगेट अचीव किया इसराइल ने और ऐसा लगता है कि इसराइल लगातार हमले करके हमास को और हिज़्बुल्लाह को लगातार निशाना बना रहा है, जिसके नतीजे में फ़लस्तीनियों का नुकसान हो रहा है, ईरान का नुकसान हो रहा है और इसराइल जो है वो अब तक कामयाबी के साथ अपने टारगेट्स को अचीव कर रहा है। लेकिन इससे पहले कभी इसराइल को इतना नुकसान नहीं हुआ था जितना नुकसान इस मरतबा उसे हुआ है। लेकिन इससे पहले कभी जो फ़लस्तीनी हैं उनको भी कभी इतना नुकसान नहीं हुआ था जितना नुकसान इस मरतबा हुआ है। अब अगर हम हकीकत की नज़र से देखें तो हकीकत तो यही है कि जो बाकी मुसलमान ममालिक हैं वो आवाज़ उठा नहीं रहे। अगर आवाज़ उठा रहे हैं तो खाली आवाज़ उठा रहे हैं हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर, और इसराइल को रोकने में पूरी दुनिया इस वक्त नाकाम है और वो एक एक करके जो अपने टारगेट्स हैं उनको अचीव करता चला जा रहा है। जंग में दोनों तरफ का नुकसान होता है, इसी तरह इसराइल का भी नुकसान हुआ है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि ये इसराइल की एक शिकस्त है, इसको इस तरह लिया जाए, तो ये सिर्फ अपने दिल को खुश करने की एक बात हो सकती है। 40,000 लोग शहीद हो गए हैं, एक मलबे का ढेर बन गया गजा में। बैरूत पे उन्होंने अटैक किया है और जो फ़लस्तीन की सरजमीन है इसके बाहर भी वो अपने टारगेट्स को निशाना बना रहे हैं, जैसा कि उन्होंने ईरान के अंदर बार बार ऐसा किया, जैसा कि उन्होंने लबनान में ऐसा किया, जैसा कि उन्होंने शाम में अपने टारगेट को अचीव किया। और फ़लस्तीन के अंदर तो वो जो कर रहे हैं वो सारी दुनिया के सामने है। अब पाकिस्तान के अंदर चंद खबरें हैं, उनकी तरफ आ जाते हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर जो है उसका ताल्लुक़ ख्वाजा आसिफ साहब से है। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक स्टेटमेंट दिया और उस स्टेटमेंट में कुछ चीज़ें तो बहुत क्लियर हो गई हैं। यानी PMLN ये दावा करती थी कि जनरल फैज़ हमीद से उनको बहुत शिकवे हैं, शिकायतें हैं और जनरल फैज़ हमीद ने साजिश की हमेशा नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़। बल्कि जब ये गिरफ़्तार होते थे, पकड़े जाते थे तो रोला डालते थे, जनरल फैज़ हमीद का नाम लेते थे। मरीम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ साहब और बाकी सब लोग टॉक शोज़ में आके खुल कर ये जनरल फैज़ का नाम लेते थे। लेकिन अभी ख्वाजा आसिफ साहब ने एक टीवी शो के अंदर आके बड़ा क्लैरिटी के साथ कहा कि जनरल फैज़ तो हमारे साथ राब्ते में थे। और ये राब्ता कहाँ हुआ था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि वो गए, ख्वाजा आसिफ साहब, जनरल बाजवा के ससुर के घर। अब जनरल बाजवा के ससुर जो हैं वो भी एक रिटायर फौजी हैं। उनके घर में ख्वाजा आसिफ साहब क्या लेने गए, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब उनके घर गए। इसी तरह एक घर जो है वो डिफेंस में भी होता था, DHA में, वो जनरल बाजवा के समधी का घर था। वहाँ पे भी रश लगा रहता था सियासतदानों का और बड़े ताकतवर लोगों का, तो वहाँ पे भी जाया करते थे लोग। तो ये जनरल बाजवा के ससुर के घर गए। वहाँ पे फैज़ हमीद साहब जो उस वक्त ISI के DG थे, उनसे मुलाकात हुई और उस मुलाकात के अंदर कुछ इंकशाफात हुए। अब जो इंकशाफ किए ख्वाजा आसिफ साहब ने वो ये बता रहे हैं कि फैज़ हमीद ने कहा कि आप जून में ले लें पंजाब की हुकूमत। 2019 की मैं आपको बात कर रहा हूँ। इमरान खान साहब की अगस्त में हुकूमत बनी थी, 2018 के अगस्त में। जुलाई में इलेक्शन हुआ था, अगस्त में हुकूमत बनी थी इमरान खान साहब की। तो अगस्त में इमरान खान साहब की हुकूमत बनती है और चंद महीने के बाद जनरल फैज़ की मुलाकात होती है ख्वाजा आसिफ से और वो ये ऑफर करते हैं कि जून में, यानी जून उस वक्त नहीं आया था, ये मुलाकात जून से पहले ही हुई, मुमकिन है फरवरी, मार्च, अप्रैल में हुई हो। लेकिन उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब से हमारा दिल भर गया है
और वो फेडअप हो गए थे इमरान खान साहब से और उन्होंने कहा जी मुझे पेशकश की गई कि जून में आप पंजाब की हुकूमत ले लें हमसे और दिसंबर में आप वफाकी हुकूमत ले लें हमसे, लेकिन नवंबर में आप जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दिलवा रहे हैं ना। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, हम जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन की हमायत करेंगे। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। 2019 नवंबर में जनरल बाजवा की एक्सटेंशन हुई थी। एक्सटेंशन देने का जो इख्तियार था वो नून लीग के पास नहीं था। एक्सटेंशन देने का जो इख्तियार था वो वजीर आजम उस वक्त के इमरान खान के पास था। लेकिन जून से पहले ही ये बात पता थी जनरल फैज हमीद को कि एक्सटेंशन नून लीग दिलवाएगी, क्योंकि आप अगर याद करें तो जब इमरान खान साहब ने एक्सटेंशन के लिए कहा तो ये मामला चला गया अदालत के अंदर, अदालत ने सबको बुला लिया और फिर पार्लियामेंट ने कानून साजी की। पार्लियामेंट की कानून साजी के नतीजे में बाद में एक्सटेंशन हुई। आपको बात समझ आ रही है? जरा इसको समझिए कि जो कुछ होना था बाद में, यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जो चीजें होनी थी उनके बारे में जून से पहले जनरल फैज हमीद साहब को पता था। ये नून लीग का क्या काम था एक्सटेंशन में? ये तो वजीर आजम का सवाबदीदी इख्तियार था। वजीर आजम अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हैं और आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दे देते हैं, इसमें तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं होता। तो अपोजिशन की एक जमात जिनके लीडर जेलों के अंदर हैं, उन्हें कैसे पता कि वो एक्सटेंशन दिलवाने में एक रोल प्ले करेंगे? यह सवाल एंकर की तरफ से पूछा जाना चाहिए था कि जनरल फैज को और आपको कैसे पता था? आपका तो कोई किरदार ही नहीं था एक्सटेंशन दिलवाने में। तो जनरल फैज को कैसे पता था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि अदालत में एक केस जाएगा, अदालत में जो केस जाएगा उसके नतीजे में मामला जो है वो पार्लियामेंट में जाएगा और पार्लियामेंट में जो है वो नून लीग के वोट दरकार होंगे? क्या ये सारी चीजें पहले से डिजाइन थी? क्या PMLN ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर ये चीजें पहले से डिजाइन कर रखी थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा नादरीन। इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे, मैं तारीखें निकाल के आपके सामने रखूंगा, ये बहुत अहम नुक्ता है। बार उन्होंने कहा जी हम इमरान खान साहब से तंग आ गए हैं और इमरान खान साहब एक्सपोज हो गए हैं और कोई इन पे एतबार नहीं करता, लिहाजा जनाब हम इनसे जान छुड़ा रहे हैं। जून में आप हुकूमत ले लें पंजाब की और बाद में आप ले लें वफाक की दिसंबर में। लेकिन हुआ क्या, ये फार्मूला क्यों नहीं हो पाया? देखें, एक तो बाजवा साहब की जब एक्सटेंशन हुई तो उसके बाद कोरोना वायरस आ गया 2020 में। तो 2020 में इमरान खान के खिलाफ जो ऑपरेशन होना था वो हो ही नहीं सका। फिर 2021 के अंदर जो है वो दोबारा से होना था, लेकिन कोविड 2021 भी आधा खा गया ऑलमोस्ट। और फिर ये मामला शुरू होता है, फिर ये मामला शुरू होता है कि अब किस तरीके से इमरान खान साहब को बाहर निकालना है। और फिर बाहर निकालते निकालते 2022 आ गया और फिर इस तरह पंजाब में भी हुकूमत तब्दील की गई और वफाक में भी हुकूमत तब्दील की गई 2022 में। तो चीज़ें बहुत क्लियर हो रही हैं, अब सबके सामने आ जाना चाहिए, सबको समझ आ जानी चाहिए कि चीज़ें कहाँ तय हुई, कब तय हुई। इनके ऊपर हम और डिस्कशन करेंगे, लेकिन बाद में करेंगे। कुछ और खबरें हैं जिनमें से एक खबर जमात इस्लामी ने 2 दिन की मोहलत दे दी है हुकूमत को। उन्होंने कहा जी 2 दिन की मोहलत है, अगर 2 दिन के अंदर हमारे मुतालबात के ऊपर अमल दरामद किया तो ठीक है, अगर हमारे मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो फिर 2 दिन के बाद हम क्या करेंगे? 2 दिन के बाद उन्होंने कहा जी फिर हम इसको हुकूमत गिराने की तहरीक में तब्दील कर देंगे। देखिए, जमात इस्लामी का धरना अब काफ़ी दिन हो गए हैं वो बैठे हुए हैं रावलपिंडी में, लगातार बारिशें हो रही हैं, बंदे कभी कम हो जाते हैं कभी ज़्यादा हो जाते हैं। जब लगातार एक धरना बैठता है तो ऐसी चीज़ें होती हैं। जमात इस्लामी की एक अच्छी तंजीम है, वो अपनी तंजीम को भी बिठाए रखें तो बड़ी तादाद में लोग वहाँ मौजूद रह सकते हैं। अब मामला ये है कि वो हमेशा तो वहाँ बैठे नहीं रह सकते। एक पार्क में बैठने का उन्होंने फैसला किया जिससे हुकूमत के ऊपर कोई दबाव ही नहीं आ रहा, ना ज़्यादा टीवी पे खबरें चल रही हैं, ना रोला पड़ा हुआ है, ना सोशल मीडिया के ऊपर जोर पड़ रहा है। हुकूमत के ऊपर किसी किस्म का दबाव जमात इस्लामी नहीं बना पा रही, तो इसलिए वो एक स्टेप और आगे जाने का शायद सोच रहे हैं कि अगर हमारे मुतालबात ना माने गए, मुतालबात बहुत मुश्किल है, उसके लिए IMF को नाराज़ करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल मुतालबात है। IMF को नाराज़ करना पड़ेगा, IPPs को नाराज़ करना पड़ेगा, चाइना की कंपनीज को नाराज़ करना पड़ेगा, सारा का सारा स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ जाएगा। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि अपने इत्तेहादियों को नाराज़ करना पड़ेगा, हुकूमत को अपने अखराजात कम करने पड़ेंगे। तो इत्तेहादी तो ऐसा नहीं मानते, वो तो कहते हैं खुला खर्चा चाहिए हमें। तो इस सूरत हाल में जमात इस्लामी को दूसरी हिकमत अमली का उन्होंने अभी एक वार्निंग तो दी है, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें इस पर जाना पड़ जाएगा या तो फिर उनके खिलाफ ऑपरेशन करके उनको वापस घर भेज दिया जाएगा। दोनों में से एक चीज़ तो हमें दिखाई दे रही है।
अब एहसन इकबाल साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया। उनके स्टेटमेंट की तरफ आप हेडलाइन पढ़ें, आपको आइडिया हो जाएगा। उन्होंने कहा जब इदारे समझेंगे तब पीटीआई पर पाबंदी का फैसला करेंगे। एक तो इदारों का काम ही नहीं है ये काम है पॉलिटिकल गवर्नमेंट का। अगर गवर्नमेंट काबीना ये समझती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगानी है, जो कि वो कहते हैं हम समझते हैं, तो फिर वो पाबंदी लगाने का काम करके और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को रेफरेंस भेज दे। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाने। अब वो ये कह रहे हैं जब इदारे समझेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहले तो नहीं बता सकती एहसन इकबाल साहब को कि हम समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे। पहले तो नहीं वो कह सकते, जजेज इनको टेलीफोन करके तो नहीं बताएंगे जनाब आप रेफरेंस भेज दें, हम समझ रहे हैं कि इन पर पाबंदी लगनी चाहिए। तो इसका मतलब है अदलिया की तो बात कर नहीं रहे एहसन इकबाल साहब। तो एहसन इकबाल साहब भी उन्हीं इदारों की बात कर रहे हैं जिन इदारों से ख्वाजा आसिफ साहब ने अभी कुछ बातचीत की है। तो क्या एस्टेब्लिशमेंट को बार बार सियासत में इमरान खान घसीट रहे हैं या ये लोग एस्टेब्लिशमेंट को सियासत में घसीट रहे हैं? मेरे ख्याल में विन विन सिचुएशन इमरान खान के लिए और सारी पार्टीज के लिए ये हो सकती है कि वो एस्टेब्लिशमेंट को सेफ एग्जिट दे दें और उन्हें कहिए अब तक जो हो गया सो हो गया, अब आप सियासत के अंदर रोल प्ले ना करें। हम अवाम के मुंतखब नुमाइंदे अवाम की मंशा के मुताबिक मुल्क को आगे बढ़ाने का फैसला कर चुके हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी पाकिस्तान के सियासतदानों को इतनी अकल और समझ आई है कि वो अपनी डोमेन या अपनी जो रेंज है उसके अंदर इतना काम करें कि अपनी स्पेस को रीगेन करने की कोशिश करें, जो उन्हें कभी मिली नहीं। बहुत कम सियासतदानों ने स्पेस हासिल की पाकिस्तान में। अब एक और खबर है जी मेरे पास, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। देखिए परवेज इलाही साहब की पसलियां भी टूट गई, उनके साथ बड़ा जुल्म हुआ, जबर हुआ, वो बेचारे जेल भी काटते रहे और इस उम्र के अंदर उन्होंने बड़ी तकलीफ बर्दाश्त की। इमरान खान साहब उनकी बड़ी तारीफ करते हैं, वो ये कहते हैं जी मेरे बेहतरीन साथियों ने जिन्होंने जुल्म और जबर को बर्दाश्त किया और नहीं टूटे और मेरा साथ नहीं छोड़ा, उनमें एक परवेज इलाही है। और उनकी बहुत तारीफ करते हैं इमरान खान साहब कि इस उम्र में वो डट कर खड़े रहे। अब आ जाए इस बात पे कि खैबर पख्तूनख्वा में एक गेम हो गई है। गेम मैं आपके सामने रख देता हूं। खैबर पख्तूनख्वा में क्योंकि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनके ऊपर हलफ ही नहीं होने दिया था, तो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली नामुकम्मल है। मखसूस नशिस्तों पर अब हलफ होने जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़्यादातर मखसूस नशिस्तें मिल रही हैं, बहुत कम थोड़ी इक्का दुक्का जो है वो बाकी जमातों को मिल रही हैं। तो तहरीक इंसाफ को जो मखसूस नशिस्तें मिलने जा रही हैं खैबर पख्तूनख्वा में, उनकी बुनियाद पे वो सबसे बड़ी मेजॉरिटी की पार्टी बन जाएगी। जब मैंने खैबर पख्तूनख्वा के लोगों से पहले पूछा था, अली अमीन गंडापुर से, बाकी लोगों से, तो उन्होंने कहा था जी हमारे सेनेटर भी कम हो जाएंगे अगर हमने मखसूस नशिस्तों पे हलफ बर्दारी होने दी, तो ये फौरन सेनेट का इलेक्शन करवा देंगे और हमारे 11 सेनेटर बनते हैं, क्योंकि 11 सेनेटर ही आ रहे हैं। उस वक्त तो ये पूरा यकीन था कि हमारे 11 सेनेटर बनते, हम 11 के 11 लेंगे, हम एक भी नहीं छोड़ेंगे और हम सारे वोट ले सकते हैं। ये उनके अंदर उस वक्त कॉन्फिडेंस था अली अमीन गंडापुर साहब में। अब हुआ यह है कि मखसूस नशिस्तें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल गई, लेकिन अब एक और रोला पड़ गया है। ये वहां करवाना चाह रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की बात भी कर रहा हूं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की बात भी कर रहा हूं। तहरीक इंसाफ की क़यादत यह चाह रही है कि खैबर पख्तूनख्वा में बिला मुकाबला इलेक्शन हो जाए। अब बिला मुकाबला इलेक्शन के लिए सिर्फ एक सीट उनको छोड़नी पड़नी थी, और वो भी JUIF के लिए, क्योंकि उनकी सीटें ज्यादा हैं। 91 सीटें जो हैं वो PTI की हैं और 7 JUIF की हैं। तो JUIF के लिए एक सीट छोड़नी पड़नी थी। JUIF ने कहा जी आप टेक्नोक्रेट की एक सीट आप हमें दे दें तो हम जनाब आपके रास्ते से हट जाएंगे, बाकी सारी सीटें आप ले जाएं। तो बाकी रह गई 10 सीटें। तो 10 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी। अब ये कौन कौन सी हैं देखें। 7 जर्नल नशिस्तें हैं जिनके ऊपर इलेक्शन होगा, उसके बाद 2 खवातीन की नशिस्तें, उसके बाद 2 टेक्नोक्रेट की नशिस्तें। इस तरह ये बन जाती हैं 11 नशिस्तें। अब हुआ यह कि टेक्नोक्रेट की एक सीट तो जमीयत उलमा इस्लाम को देने के बाद PTI ने अपनी 10 सीटें सिक्योर कर ली। अब 7 जर्नल नशिस्तें, 2 खवातीन की और एक जो है वो टेक्नोक्रेट की मिलनी चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। लेकिन यहां पे गेम शुरू हो गई। गेम क्या हुई वो मैं आपको बताता हूं। 2 सीटें मजीद देने का अब तक की इतला के मुताबिक फैसला हुआ है। कल ये बदल जाए तो मुझे नहीं पता, लेकिन अब तक की इतला के मुताबिक 2 सीटें मजीद PDM की जमातों को देने का फैसला हुआ है। एक सीट नून लीग को दी जाएगी, एक सीट पीपल्स पार्टी को दी जाएगी मुबैना तौर पर। अब उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि अगर मुकाबले में जाते हैं तो फिर पैसा चलेगा, जब पैसा चलेगा तो बहुत सारे MPs बिक जाएंगे।
जब बहुत बड़े पैमाने पे एमपीएस बिक जाएंगे तो तहरीक इंसाफ को लगता है कि उनकी 8 सीटें भी खतरे में पड़ जाएंगी। इसका वाज़ेह मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी एमपीए वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने पर तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है छोड़ेंगे तो सियासत तबाह हो जाएगी। लेकिन खुफिया बैलेटिंग के अंदर अली अमीन गंडापुर साहब को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को इस बात का शक है कि उनके बेशुमार लोग बिक जाएंगे, क्योंकि शायद उन्हें वफादारियों का प्रॉब्लम आ रहा है या उन्हें ऐसा लगता है कि ये नजरियाती लोग नहीं है जिनको हमने टिकट दिए थे, ये बिक जाएंगे और ये लोग करोड़ों रुपया लेकर पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के सेनेटर्स को इलेक्शन जितवा देंगे और वो सेनेटर बन जाएंगे और हमारे सेनेटर्स कम हो जाएंगे। अब बिला मुकाबला इलेक्शन के लिए ये लोग पर तोड़ रहे हैं। पीटीआई फंसी हुई थी कि 2 सीटें हम आपको दे देते हैं, एक आप टेक्नोक्रेट ले लें, एक आप जर्नल ले लें, लेकिन रोला ये पड़ गया जी हमें 3 चाहिए, एक पीपल्स पार्टी के लिए चाहिए, एक पीएमएलएन के लिए चाहिए और एक चाहिए जेयूआईएफ के लिए। मामला ये है कि वो धमका ये रहे हैं कि जनाब आप नहीं देंगे तो हम खरीद के ले लेंगे। और दूसरी बात ये है कि ये तीनों लोग जो पीडीएम की जमातों की तरफ से आए हैं, ये तीनों बहुत अमीर लोग हैं, बहुत अमीर, और बहुत पैसा खर्च हो रहा है, बिलियंस खर्च हो रहे हैं, बहुत पैसा खर्च हो रहा है। तो ये पैसा या तो एमपीएस खा लेंगे या तो फिर कोई और खा लेगा। अब मामला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में मेरी इतला के मुताबिक कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी का एक एक सेनेटर बनवाने के बदले में पैसा वसूल करने का फैसला किया है। और इसके अलावा एक चीज आपको मैं और बताता हूं जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। इमरान खान साहब ने जो नाम दिए थे उनमें मैं आपको नाम बता देता हूं। जनरल नशिस्त पे 5 बंदे उन्होंने कंफर्म किए थे कि ये 5 बंदे तो जनरल इलेक्शन लड़ेंगे और ये 5 बंदे आपने जरूर सेनेटर बनवाने प्रायोरिटी पे। उनमें एक मुराद सईद, दूसरा फैसल जावेद, तीसरा इरफान सलीम, चौथा अजहर मशवानी, 5वां नूरुल हक कादरी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सारे सेनेटर्स हैं जो मिर्जा अफरीदी को बनाना चाहते हैं सेनेटर, और उन्होंने बार बार इमरान खान साहब को जाकर कहा, तो 2 मरतबा इमरान खान साहब ने मना किया कि मिर्जा अफरीदी को नहीं बनाना, और 3 से 4 मरतबा इमरान खान ने कहा कि अजहर मशवानी को बनवाना है और नूरुल हक कादरी को बनवाना है, ये 2 बंदों को जरूर बनाना है। लेकिन मिर्जा अफरीदी को जानबूझकर बनाया जा रहा है। हालांकि मिर्जा अफरीदी पता कौन है? 2021 में इसको डिप्टी चेयरमैन सेनेट बनाया गया था। ये पीटीआई का पहले भी सेनेटर था। ये जब इमरान खान साहब जेल गए तो ये वर्ल्ड टूर पे चला गया था। ये वो आदमी है जिसने एक दिन कहीं निकल के इमरान खान के लिए कोई आवाज नहीं उठाई। ये वो आदमी है जिसने 2 महीने तक आदम सवाती के लिए प्रोटेक्शन ऑर्डर नहीं जारी करवाए। ये वो आदमी है जिसने 11 महीने तक इजाज चौधरी साहब के लिए भी प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी नहीं करवाए। तो इमरान खान के लिए इसने कुछ नहीं किया, लेकिन क्योंकि पैसा वैसा है और बहुत तगड़ा आदमी है, सबको खुश रखता है, लिहाजा मिर्जा अफरीदी के लिए इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर सेनेटर्स जो हैं वो फुल जोर लगा रहे हैं कि कुछ भी करके मिर्जा अफरीदी को सेनेटर बनाया जाए। अब मिर्जा अफरीदी के चक्कर में 2 लोगों को बलि का बकरा बनाया जा सकता है। एक नूरुल हक कादरी को, नूरुल हक कादरी साहब ने बहुत साथ दिया इमरान खान का, उनको कुर्बानी का बकरा बनाया जा सकता है, या अजहर मशवानी को जिसके 2 भाई अभी भी जो है वो गायब है, अभी भी लापता किए गए हैं उसके 2 भाई 50-60 दिन से, और जो कुछ उसके ऊपर बीता वो सारी दुनिया जानती है। तो इन दोनों में से एक को कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा, एक ऐसे शख्स के लिए जो इमरान खान के लिए खड़ा ही नहीं हुआ, ना अपनी पार्टी के लिए खड़ा हुआ। तो ये जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चल रहा है। इसके बारे में और तफसीलात बताऊंगा आपको बाद में। अब तक के लिए इतने ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।